साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है दोस्तों। अब तो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। 195 उम्मीदवार, भारी भरकम लिस्ट। मगर उससे पहले दोस्तों, अब जब चुनाव एकदम सर पे है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है उससे इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की कलई खुल गई है। कुछ पॉइंट्स रख देता हूं पहले, बड़े महत्वपूर्ण, खोजी, बिल्कुल खोज कर निकाला है मैंने, क्योंकि 10 साल पूरे हो रहे हैं तो हिसाब किताब तो लेना पड़ेगा ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, आप यकीन मानिए, इंदिरा गांधी का सपना पूरा किया है। कांग्रेसियों के लिए बड़ी खुशी की चीज है, लेकिन लेंगे नहीं क्रेडिट। और कैसे किया है ये आपको दिखाऊंगा। चुनाव के दौरान मोदी के एजेंडे पर काम होने वाला है। सब तो चुनाव में बिजी होंगे, लेकिन मोदी का एजेंडा ऐसा है ना जिसमें सारे अधिकारी काम कर रहे होंगे। अब जिनको इल्जाम लगाना लगा सकते हैं, लेकिन लगा के करेंगे क्या? अब वो एजेंडा क्या है आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, सारे लोग तो चुनाव में लगे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे होंगे, लेकिन इस दौरान भी वो 2047 के एजेंडे पर काम कर रहे होंगे। सारे अधिकारियों को काम पर लगाया गया। आप ये समझ लीजिए, ये है काम करने का तरीका। और तभी दोस्तों आपको 10 साल का एक तुलनात्मक अध्ययन कि मनमोहन सरकार ने 10 साल के बाद कैसे सरेंडर कर दिया और किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आगे 2047 तक का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, और इतिहास के झरोखे में ढूंढ कर निकाला है, इसलिए ये देखना जरूरी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में अब आपको पता है कि बस गिनती के दिन रह गए हैं, और आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक, ये जो आखिरी बैठक है ना, ये कई दशकों के लिए एक मिसाल की तरह है। क्योंकि 2047 के विकसित भारत का रोड मैप क्या होगा, ये पहली बैठक है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक बैठक है। इस बैठक में मंत्रिमंडल का हर मंत्री, उनके साथ मंत्रालयों के सचिव और अधिकारी भी। ये नहीं कि मंत्री महोदय काम में बिजी हैं, चुनाव में लगे हैं तो अधिकारी फ्री हो गए, नहीं। इसीलिए इसी बैठक से वो रोड मैप तैयार हो रहा है, जिसे नीति आयोग ने 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर तैयार किया है। मगर महत्वपूर्ण ये नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगले 2 महीने तक हर मंत्रालय के सचिव और अधिकारी अपने अपने इनपुट के प्लान तैयार करेंगे। यानी समझिए कि हम और आप, पूरा देश चुनाव में उलझा होगा, ये अधिकारी काम कर रहे होंगे। और जब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव के दौर में इस तरह की बैठक करने की खबरों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए मनमोहन सिंह के कार्यकाल से। 2014 के पहले का समय याद कीजिए, जब यूपीए 2 की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के सामने गरीबी हटाने को अपने सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में रख रहे थे। 10 साल गुजर जाने के बाद चुनाव के ठीक पहले मार्च 2014 की यह खबर देखिए, और दोनों ही सरकारों के दौर में सोचने और काम करने के तरीके आप सोचिए कितना अलग है। गरीबी दूर करेंगे 10 साल के बाद। आजादी के बाद से ही सच्चाई यह है कि देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने देश के सामने हमेशा यही लक्ष्य रखा कि गरीबी को हटाना है। इसे हटाने के लिए नारे बनाए गए और चुनाव जीते गए। लेकिन याद रखिए, गरीबी और गरीब वैसे ही रहे, कुछ नहीं बदला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गरीबी के समाधान के लिए विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों ही दौर की सरकारों की सोच और संस्कृति में कितना फर्क है। और उदाहरण इसीलिए आपको दिखा रहा हूं, पता तो चले कि 10 साल के बाद मोदी को क्यों चुना जाए। प्रधानमंत्री मोदी समस्या को खत्म करने के लिए समाधान पर फोकस करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री समस्या को खत्म करने के लिए समस्या पर ही फोकस करते हैं। दोनों के राजनीतिक मनोविज्ञान में दोस्तों
जमीन आसमान का अंतर है। समस्याओं के समाधान पर फोकस करने का ही परिणाम है कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकारें जिस गरीबी को हटाने की अपनी पहली प्राथमिकता मानती थी, प्रधानमंत्री मोदी ने देश से उस गरीबी को कुल आबादी के 5% तक लाकर समेट दिया है। 5% में है सिर्फ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है, और वो भी सिर्फ 10 सालों के अंदर। सोच लीजिए। और इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? अमेरिकी थिंक टैंक, उसकी रिपोर्ट जो कह रही है कि भारत ने वैश्विक मापदंडों के आधार पर आधिकारिक रूप से देश से गरीबी को खत्म कर दिया है। इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो वैश्विक संस्थाओं की नजर में 2024 में हटा है। बताइए, सपना इंदिरा गांधी का और पूरा कर रहे हैं मोदी जी, है ना कमाल। यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैसे प्रधानमंत्री थे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं। इसके बारे में तो वो व्यक्ति सबसे अच्छा बता सकता है जो उनके करीब रहा। और मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने उनके बारे में क्या कहा, आपको एक छोटा हिस्सा सुना रहा हूं, पता तो चले, सुन लीजिए। Well, I think he was certainly the weakest full-term prime minister. अब जब मनमोहन सिंह के बारे में उनके करीबी आदमी से सुन लिया, तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी सुनिए। इनके बारे में भी वही व्यक्ति बेहतर बता सकता है दोस्तों, जो उनके साथ काम कर चुका हो। और 2014 से 2018 के दौरान भारत सरकार में सचिव रहे अनिल स्वरूप क्या कहते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। That he was a great expert, but I won't call him a great leader, which I would call Mr. Modi. Mr. Modi may not be that great an expert, but he is a great leader. याद रखिए, 2004 से 2014 का कालखंड प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो दौर था जब देश पर पाकिस्तान ने कई आतंकवादी हमले किए। इसमें 26/11 का मुंबई आतंकी हमला सबसे बड़ा हमला था, जिसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन मनमोहन सिंह उन आतंकवादियों को सजा देने के लिए उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान से गुहार लगाते रहे। और 2009 के चुनाव से ठीक पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सख्त हो गए। मगर किया क्या? बस पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो आतंकवादियों की मदद करता है। यही उनकी शक्ति थी। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने एक और काम किया, वो भी बता देता हूं। पाकिस्तान को डोजियर दिया और कहा कि अपने आतंकियों पर कार्रवाई करो। लेकिन हुआ क्या? क्या पाकिस्तान ने किसी आतंकवादी को कोई सजा दी? फिर जून 2009 में दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी से रूस में उन्होंने मुलाकात की और यह तय किया कि आतंकवाद के मुद्दे पर जुलाई 2009 में बैठक की जाए। मैंने एक बैठक में तय किया कि अगली बैठक की जाए, लेकिन इन बैठकों से भी कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने अक्टूबर 2009 में बयान देकर देश को विश्वास दिलाया कि हम पाकिस्तान को दोबारा ऐसा हमला नहीं करने देंगे। बयान दिया। जबकि 2011 में विकीलीक्स ने खुलासा किया कि मनमोहन सिंह देश को विश्वास तो दिला रहे थे कि वो मुंबई जैसा हमला दोबारा नहीं होने देंगे, लेकिन हकीकत में उनकी रातों की नींद गायब हो गई थी, ये सोच सोचकर कि पाकिस्तान कब और कहां हमला कर देगा। सोचिए, सब कुछ भाग्य के भरोसे। 2012 तक यूपीए की कांग्रेस सरकार केवल पाकिस्तान से गुहार लगाती रही कि मुंबई आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमों को तेजी से चलाएं और उन्हें सजा दें। 2014 में चुनाव से कुछ महीने पहले दोस्तों, सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना ही होगा। और ठीक उसके एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बैठक करके कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता खोल दिया। आप देख सकते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस तरह से देश को कमजोर और लाचार बनाकर रख दिया था, आप ये सोचिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों पाकिस्तान को आतंकवाद के साथ खड़े होने के लिए ऐसा सबक सिखाया कि आज पाकिस्तान किसी के नाम से डरता है तो वो नाम है प्रधानमंत्री मोदी का। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने सारे आतंकियों को बता रखा है
कुछ भी हो जाए, चुनाव होने तक हमला नहीं करना, वरना ये मोदी मटिया मेट कर देगा। आप सोच लीजिए, यही नहीं, पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अंदर भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, एक एक करके हत्याएं हो रही हैं, और इनमें मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार भी हैं दोस्तों। वे भी हैं जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले करवाए, और मैं पूरी रिपोर्ट दिखा चुका हूं। अज्ञात भारत रत्न देने की मांग हो रही है, और अभी 2 दिन पहले ही खबर आई, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के खुफिया तंत्र का प्रमुख आजम चीमा की रहस्यमय ढंग से हार्ट अटैक से मौत हो गई। आजम चीमा हाफिज सईद का सबसे खास व्यक्ति था, और इसी ने मुंबई हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। तो कुल मिलाकर साथियों, देश पर होने वाले आतंकी हमले और देश की गरीबी, 2 ऐसी समस्याएं थी जिसे कांग्रेस की सरकारों ने अपने दशकों के शासनकाल में सुलझाने के बजाय उलझाने का काम किया, क्योंकि उनका अप्रोच ही गलत था। उनके अप्रोच में यह सोच थी कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में आतंकवाद और गरीबी की समस्या का कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इन सरकारों के दौर में सिर्फ रिपोर्ट्स तैयार होती थी और कवायद की जाती थी कि कागजों पर सबसे पहले गरीबी और आतंक को खत्म करने का हल निकाल लिया जाए, फिर उसे हकीकत में लागू करेंगे। जबकि ये समस्याएं ऐसी थी दोस्तों, जिसे समाप्त करने के लिए तुरंत फैसले, तेज गति से काम करने की जरूरत थी, जो कांग्रेस की सरकारों में नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तेज निर्णय और तेज गति से काम करने के अप्रोच से भारत की तस्वीर बदल दी, और इसीलिए वो 10 साल जो मनमोहन सिंह का था, ये 10 साल जो मोदी जी का समय है, दोनों में इतना बड़ा फर्क नजर आता है। मनमोहन सिंह अपने 10 साल के बाद सरेंडर कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बुलंद हौसलों के साथ बुलंद भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, और ये संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर आपने मेरे म्यूजिक चैनल HB मेलोडी अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। उसमें नियमित रूप से एक गीत डाल रहा हूं जो राष्ट्रवाद या सनातन संस्कृति से प्रेरित है, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।